माध्यमिक शिक्षण विभाग बृहद मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन तासिका में मैं आपकी हिंदी टीचर शारदा खराड़े सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को निबंध लेखन यह टॉपिक सिखाने वाली हूँ। निबंध लेखन ये टॉपिक हमारा प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत उपयोजित लेखन में अंक 7 के लिए दिया जाता है। सबसे पहले निबंध का अर्थ क्या है वो हम समझ लेते हैं। निबंध दो शब्दों के योग से बना है, नि अधिक बंध। इसका अर्थ ये होता है कि उचित प्रकार से बंधी हुई रचना, यानी कि जो निबंध हम लिख रहे हैं उस निबंध में हमारी जो रचना है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, वो अर्थपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। उसे ही एक प्रकार से हम निबंध कह सकते हैं। अपनी देखी सुनी अथवा अनुभव की हुई बातों को अथवा किसी विषय पर क्रमबद्ध विचारों को प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। यानी कि जब हमें परीक्षा में कौन सा भी एक टॉपिक दिया जाता है तो वह टॉपिक इसके बारे में हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो लिखते समय हम सबसे पहले किस बातों के ऊपर ध्यान देते हैं कि लिखते समय हमें उस विषय से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे अनुभव आए हैं या हमने जो भी कुछ देखा हुआ है या हमने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम वो टॉपिक अच्छे से लिख पाते हैं। इसलिए निबंध का अर्थ यह होता है कि क्रमबद्ध तरीके से अपने शब्दों को विषय के अनुसार प्रचारित करना और वहां पे टॉपिक के अनुसार निबंध लिखना, उसे ही एक प्रकार से निबंध कहा जाता है। ये हुआ हमारा निबंध का अर्थ। उसके बाद देखिए एसएससी बोर्ड में निबंध रचना विभाग के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 में 7 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ निबंध हेतु हमें बोर्ड के एग्जाम में 3 विषय दिए जाते हैं। उन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर छात्रों को निबंध लिखना होता है। निबंध हेतु शब्द सीमा दी गई होती है। छात्रों को 80 से 100 शब्दों में अपनी बात लिखनी होती है। अभी तो आप कहोगे टीचर हम तो 9th में हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 9th का जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया 10th में रहता है और बोर्ड के हिसाब से ही 9th में क्राइटेरिया बनाया जाता है ताकि आपकी आधी प्रैक्टिस 9th क्लास में ही हो जाती है। आधी प्रैक्टिस अगर हम 9th में कर लेते हैं तो 10th में हमें सिर्फ टॉपिक की रियाज करनी पड़ती है या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए जो प्रश्न पत्रिका की रचना है वो हेलो, आवाज येतोय ना सर आता? यस टीचर। ओके। तो मैं अभी आपको निबंध का अर्थ किस प्रकार से है वो मैं आप लोगों को समझा रही थी। तो निबंध लिखते समय हमें इस बातों के ऊपर ध्यान रखना है कि हमें जो शब्द मर्यादा दी गई है उसके हिसाब से ही हमें निबंध लिखना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कौन सा भी टॉपिक हम लेते हैं या प्रश्न क्रमांक हम लेते हैं
तो उसमें हर चीज की लिमिटेशन होती है। जैसे कि आपको आपका जो हिंदी का पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आपको जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। यानी कि हर चीज की क्या होती है, एक प्रकार से लिमिटेशन होती है। उसी तरह से आपको निबंध लेखन यह टॉपिक दिया गया है और उसके मार्क्स 7 मार्क्स है और वो आपको 80 से 100 शब्द मर्यादा आपको उसकी दी गई है। तो उसके हिसाब से ही आपको अभी से ही निबंध लेखन की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि नेक्स्ट ईयर में यानी कि 10th में आपको 7 मार्क्स का जो पेपर है या 7 मार्क्स का जो निबंध लेखन है वो आप अच्छे से क्लियर कर सके। उसके बाद देखिए, निबंध लेखन करते समय हमें कुछ बातों के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसमें से पहला है, देखिए, निबंध लेखन एक कला है। यानी कि निबंध लिखना किसी के बस की बात नहीं है। निबंध लेखन ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से कला दी गई है। जिस तरह से किसी को ड्राइंग की हैबिट्स होती है, किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी का डांस अच्छा होता है, तो ये क्या है, वो उसके अंदर की एक कला है। उसी तरह से निबंध लेखन भी निबंध लिखना एक प्रकार से कला मानी जाती है। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सक्षम माध्यम है। जिस प्रकार से कोई कथा लिखता है, कोई पोएम लिखता है, कोई ड्राइंग के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, उसी तरह से अगर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम निबंध लेखन बताया गया है। आपके विचारों में आपका व्यक्तित्व झलकता है। यानी कि जब हम निबंध लेखन करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि उस निबंध का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका व्यक्तित्व एक प्रकार से उसमें झलकता है। उसके बाद देखिए, प्रश्न पत्र में विकल्प होते हैं। दिए गए विषयों में से एक पर ही निबंध लिखना होगा। आपको टोटल 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। अभी आप कहोगे, अगर टीचर 3 टॉपिक में से तीनों भी टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? अगर आप 3 भी टॉपिक लिख दोगे तो उसमें से आपको जो 7 मार्क्स है वही मिलने वाला है, तो बाकी लिखते समय आपका एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। इससे बेटर है कि आप एक टॉपिक लिखो, लेकिन वो बहुत अच्छे से लिखो। तीनों टॉपिक में से जो टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं उसके ऊपर आप अच्छे से निबंध लिखिए और एक ही टॉपिक कीजिए, एक ही टॉपिक लिखिए कि जिसके वजह से आपका जो बाकी का समय है वो बाकी के प्रश्न प्रकार या प्रश्न क्रमांक कंप्लीट करने में आपका समय चला जाएगा। इसलिए आप उसी विषय को चुने जिस पर आप अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि आपको निबंध लेखन करते समय वो टॉपिक इंक्लूड करना है या चूज करना है कि जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से वो टॉपिक लिख सकते हैं। निबंध लेखन के कुछ नियम है। यानी कि निबंध लेखन करते समय हमें किस बातों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे पहले देखिए, निबंध का आरंभ किसी उदाहरण, काव्य पंक्तियां, कहावत, सुवचन, सूक्ति आदि से होनी चाहिए। यानी कि निबंध लेखन करते समय आपको क्या करनी है, शुरुआत किससे करनी है, या तो एक उदाहरण दे दीजिए, या तो फिर कुछ काव्य लिख दीजिए, या कुछ कहावतें लिख दीजिए, या सुवचन लिख दीजिए। आपको जैसे आता है वैसे आप अपने निबंध की शुरुआत कीजिए। लेकिन आपके निबंध की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। मान लीजिए आपको काव्य नहीं आता, कविता नहीं आती, इट्स ओके, आपको नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट उस विषय से रिलेटेड आप स्लोगन उसमें लिख सकते हैं। तो उससे आप क्या कीजिए, आपके निबंध की शुरुआत कीजिए कि जिससे आपका जो निबंध है वो बहुत आकर्षक दिखेगा।
निबंध का आरंभ प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि बच्चे निबंध लेखन तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन शुरुआत करते समय उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। वो क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं, मिडल में बहुत अच्छे से निबंध लिखते हैं, लेकिन शुरुआत में वो गलत गलत कर देते हैं, यानी कि वहां पे उनसे गलत हो जाता है। तो इसलिए उसके जो मार्क्स है वो मार्क्स भी कम हो सकते हैं। इसलिए निबंध लेखन करते समय सबसे पहले आपका जो निबंध का आरंभ है वो कैसे होना चाहिए, प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद देखिए, निबंध के हर एक नए मुद्दे के लिए नया परिच्छेद होना चाहिए। ये बात सबको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि निबंध लेखन में आपको 7 अंक दिए गए हैं, 80 से 100 की शब्द मर्यादा आपको दी गई है, तो उसमें कम से कम 4 से 5 परिच्छेद आपके होना जरूरी है। अभी आप कहोगे टीचर परिच्छेद करना है, तो इसमें हम लोग कैसे परिच्छेद करेंगे? मान लीजिए आपने 2 पेज निबंध लिखा है, तो उसमें एक पेज में कम से कम 2 से 3 परिच्छेद कर दीजिए, और जहां पे करना है वहां पे ही कीजिए, यानी कि आपका टॉपिक वहां पे थोड़ा सा खत्म होना चाहिए, और वहां पे पूर्ण विराम देकर फिर नीचे आप थोड़ा सा जगह छोड़कर पैराग्राफ करके फिर आप टॉपिक लिखना उसमें उससे उससे स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो निबंध है वो बहुत अच्छे से भी दिखेगा, आकर्षक भी दिखेगा, और चेक करने वाला आपको अच्छे से अंक भी वहां पे दे देगा। निबंध का अंत प्रभावी, परिणामकारक, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि आपने निबंध की शुरुआत की, आपने उसमें कविता या स्लोगन जो भी है वो डाला, उसके बाद में आपने थोड़ा सा पैराग्राफ कर दिया, मतलब थोड़ी सी जगह रखी, उसके बाद आपने निबंध लिखना स्टार्ट कर दिया। आपका निबंध लिख के हो गया, 4-5 परिच्छेद आपने निबंध लिखा, और क्या हुआ कि आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ही बाकी रह गया। इसकी वजह से आप अपने निबंध का एंडिंग करना, आपको टाइम ही नहीं मिला एंडिंग करने के लिए, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम थोड़ा सा कम बचा है, तो एटलीस्ट आप आपके टॉपिक से रिलेटेड है जो एंड करना है वो कम से कम पूर्ण विराम में कर दीजिए, ताकि आपका जो निबंध है वो कंप्लीट दिखे। और निबंध की शुरुआत और निबंध का एंडिंग अगर आप अच्छे से करते हो, तो 7 में से 6, 6.5 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये बातों के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके बाद है, निबंध में मात्रा अथवा शब्दों की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। देखिए, निबंध लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें आपको कम से कम गलतियां करनी है, मतलब गलतियों की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी हिंदी जो है वो थर्ड लैंग्वेज है, इसलिए हम बोलते समय जिस प्रकार से हिंदी बोलते हैं, तो लिखते समय हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, क्योंकि हमारी थर्ड लैंग्वेज ही हिंदी है। इसकी वजह से हमसे बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी कुछ हम लिख रहे हैं उसमें हमसे कम से कम गलतियां या त्रुटियां होनी चाहिए। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि निबंध लिखते समय उसमें जगह जगह पे पूर्ण विराम देंगे, अल्प विराम देंगे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे स्वल्प विराम दे देंगे। उसकी वजह से आपका जो निबंध है वो उसकी जो वाक्य रचना है वो और उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। इसलिए आपको निबंध लिखते समय उसमें पर्टिकुलर आपको पता है, वहां पे ही आपको विराम चिन्हों का अच्छे से इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपका सेंटेंस पूरा होने के बाद आप पूर्ण विराम देना भूलना नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है सेंटेंस पूरा होने के बाद हम पूर्ण विराम देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कि हम किसी स्थल के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे, जैसे मुंबई का नाम लिया, पुणे का नाम लिया, तो उसमें हम स्वल्प विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है कि उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। जहां पे जरूरत है वहां पे ही विराम चिन्हों का आपको इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वाक्य लिखते समय अगर आप उसमें स्वल्प विराम गलत तरीके से डाल देते हो, तो उसकी वजह से वाक्य का अर्थ बदल सकता है। इसलिए वाक्य लिखते समय विराम चिन्हों का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, और जहां पे है वहां पे ही आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद निबंध की भाषा सहज, सरल,
स्पष्ट और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। आप जब निबंध लिख रहे हो तो उसमें आपको बहुत क्रिटिकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपका जो निबंध है वो सरल और स्पष्ट और अर्थपूर्ण भाषा में लिखने आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जिनको शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता, तो वो टाइम पे उनको जो शब्द ध्यान में आता है वो उसमें डाल देते हैं। तो इसकी वजह से निबंध का अर्थ भी बदल सकता है। इसलिए आप जो निबंध लिख रहे हो उसमें सरल भाषा में, एकदम सादी सिंपल लैंग्वेज में आपको निबंध लिखना है, कि जिससे आपके निबंध में कम से कम गलतियां हो और आपका जो निबंध है वो सरल और स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। निबंध को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने हेतु मुहावरे, कहावतों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी इसमें अगर आपको सच में अच्छे से मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल करना आता है तो ही आप उसमें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे इस प्रकार कहते हैं कि हाँ टीचर ने हमें कहा है कि उसमें कहावतें मुहावरों का इस्तेमाल करना है, मुझे ये मुहावरा याद आया तो मैं ये मुहावरा इसमें डाल दूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कहावतें और मुहावरे उसका उस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो ही आपको उसमें उसका इस्तेमाल करना है। रादर आप उसमें नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गलत मुहावरों का, कहावतों का आपको बिल्कुल भी उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद देखिए, निबंध की शब्द सीमा अंकों पर निर्भर करती है। 10वीं कक्षा के परीक्षा हेतु 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है, और यदि किसी प्रतियोगिता के लिए निबंध लिखा जा रहा है तो वहां भी निश्चित शब्द सीमा दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक चीज की शब्द सीमा होती है, यानी कि लिमिटेशन होती है। उसी तरह से हमें जो लिमिटेशन दी गई है वो 100 से 100 शब्दों के बीच में दी गई है। तो निबंध लिखते समय आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम आपके जो शब्द है वो शब्द 100 से 80 से 100 शब्दों के बीच में होने चाहिए। मान लीजिए आपसे 100 के ऊपर 110 तक गए तो भी चलेगा, लेकिन 80 से नीचे नहीं आना है। इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप 80 से नीचे आते हो तो उसमें ऑलरेडी आपके जो मार्क्स है वो मार्क्स लेस होते जाते हैं। तो इसलिए 80 से ऊपर ही आपको शब्द मर्यादा की प्रैक्टिस रखनी है। 100 से अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है तो भी चलेगा। इसके बाद में कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन रहेगा कि टीचर मेरा जो हैंडराइटिंग है, मेरा जो शब्द लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसकी वजह से मेरा 2 पेज में, अगर 1 पेज में या 2 पेज में मेरा निबंध हो जाता है तो इससे मेरे जो मार्क्स है वो कम तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे शब्द मर्यादा 80 से 100 की दी है। इसकी वजह से आपका जो लिखने का तरीका है, अगर आपके शब्द बड़े हो गए तो आपको ज्यादा पेज लगेंगे, अगर आपके शब्द छोटे हो गए तो आपको कम पेज लगेंगे। इसलिए आपको शब्द मर्यादा के अनुसार ही प्रैक्टिस रखनी है, जिसकी वजह से आपको 7 में से 6 या 6.5 मार्क्स आसानी से मिल पाए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। निबंध लिखने का जो तरीका है वो निबंध लिखने का तरीका आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए, निबंध की शब्द सीमा ये हुआ हमारा। निबंध के विषयों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए। देखिए, आप मान लीजिए आपने टॉपिक लिया, 3 टॉपिक आपको दिए हैं, उसमें से आपने एक टॉपिक लिया और उसके ऊपर ही आप निबंध लिख रहे हो, राइट? तो आपने एक टॉपिक लिखना स्टार्ट किया, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको पर्टिकुलर, आप जिस प्रकार से पैराग्राफ बनाते हो उसके हिसाब से ही आपका एक एक टॉपिक या इसका जो उपभाग है वो उसमें आना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे संगणक के फायदे और तोटे, उसमें आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि पहले पैराग्राफ में आप संगणक का महत्व बता सकते हो, दूसरे पैराग्राफ में आप संगणक के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, तीसरे पैराग्राफ में आप संगणक के फायदे बता सकते हो, चौथे पैराग्राफ में आप संगणक के तोटे बता सकते हो, और लास्ट वाला जो है उसमें किस प्रकार से संगणक हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, इस ऐसे बता सकते हो।
तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक हर एक परिच्छेद में अर्थपूर्ण तरीके से आपको लिखना है और आपके जो विचार है उसमें कैसे होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब कि सूझबूझ करके विचार करके कि उसमें आपको निबंध में अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निबंध लिखते समय आपको इस बात के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम निबंध के कौन कौन से अंग है वो देखते हैं, क्योंकि निबंध लिखते समय हमें कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है। जिस तरह से पत्र लेखन में पहले प्रति आता है, फिर उसके बाद में विषय आता है, फिर उसके बाद में महोदय वगैरह आता है, जीमेल का इस्तेमाल करना आता है, तो उसी तरह से निबंध लेखन करते समय उन्होंने कुछ उसके महत्वपूर्ण अंग बताए हैं, वो हम देखते हैं। उसमें से पहला है शीर्षक। देखिए, शीर्षक के लिए निबंध लेखन में पूरा 1 अंक दिया गया है, इसलिए आपने पूरा भी निबंध लिखा है लेकिन आप ऊपर शीर्षक डालना भूल गए, यानी कि टॉपिक का नाम डालना भूल गए, तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको निबंध लेखन के लिए 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है और आपने टॉपिक चूज किया, लेकिन एकदम जल्दी में आपने पूरा निबंध लिखा लेकिन फिर ऊपर टॉपिक का नाम लिखना भूल गए, तो इसकी वजह से चेक करने वाला आपको मार्क्स देगा या नहीं देगा वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर आप शीर्षक का नाम नहीं लिखते हो तो जो निबंध लिखा हुआ है उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता। इसलिए, क्योंकि प्रश्न क्रमांक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से निबंध लेखन में शीर्षक जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए निबंध लेखन करते समय सबसे पहले ऊपर शीर्षक डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऐसे मिडल में अच्छे से शीर्षक डालना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना, थोड़ा सा पैराग्राफ करके आपको निबंध लिखना स्टार्ट करना है। तो इसमें देखिए, ये हुआ हमारा शीर्षक। उसके बाद में दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि उसे हम क्या कहते हैं कि हम किस प्रकार से निबंध की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना में मैंने आपको पहले ही कहा है कि निबंध लेखन करते समय शुरुआत में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, किसी कविता का, स्लोगन का या कुछ भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो हमें टॉपिक के बारे में अच्छे से बता देगा, तो वो आपको क्या करना है, शुरुआत में प्रस्तावना में आपको उसका इस्तेमाल करना है। ये हुआ प्रस्तावना, आपको 2 अंक के लिए दी जाती है। उसके बाद में तीसरा है विषय विस्तार, यानी कि विषय वस्तु। विषय विस्तार तो विषय पर तर्क शुद्ध चिंतन करते हैं हम, विषय से संबंधित तथ्य, आंकड़े, उदाहरण आदि का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ सुझाव भी देते हैं हम लोग, निदान भी करते हैं, समाधान करते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ भी उपाय हम उसमें लिख देते हैं। यानी कि शॉर्टकट में अगर आपको बताया जाए तो विषय विस्तार का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, कि जो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि टॉपिक से रिलेटेड हम विषय विस्तार उसमें, विषय विवेचन उसमें करते हैं। उसके लिए हमें 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे शीर्षक के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, प्रस्तावना के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं और यहाँ पे विषय विवेचन के लिए तो 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स हुए। अंत में उपसंहार यानी कि हम जो एंडिंग करते हैं उसके लिए यहाँ पे 2 मार्क्स दिए गए हैं। तो इसी तरह से हर एक अंग के लिए उन्होंने निबंध लेखन में टोटल 7 मार्क्स दिए गए हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक में सबसे पहले शीर्षक आना जरूरी है, उसके बाद में उसकी प्रस्तावना अच्छे से आकर्षक होनी जरूरी है, फिर उसके बाद में विषय विवेचन के लिए उन्होंने 3 मार्क्स दिए हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, विराम चिन्हों का अच्छे से इस्तेमाल करना है, अगर आता है तो अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, कहावतें मुहावरों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में तर्कशुद्ध विषय और आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आपकी जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। विषय विवेचन में कम से कम गलतियां करनी है। मान लीजिए आपको आपसे लिखते समय उसमें कुछ मिस्टेक हो गए तो उसके ऊपर, शब्द के ऊपर सिर्फ ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए और आगे दूसरा शब्द लिखिए। उसके ऊपर पेन से ऐसे डार्क
मत कीजिए, उसकी वजह से आपका जो निबंध है वो बहुत ही खराब दिखेगा और आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि निबंध लेखन करते समय आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है। और अंत में मैंने आपको बताया उपसंहार, यानी कि आप जो टॉपिक लिखते हो उसका एंडिंग आपको अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी 2 मार्क्स दिए गए हैं। इसलिए वो मार्क्स आप एंडिंग करते हो, आपके पास टाइम भी नहीं होता है, तो एंडिंग में आप 2-3 सेंटेंस लिख दीजिए और एंडिंग कर दीजिए। इसकी वजह से आपको वहां पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप अगर निबंध लेखन में टॉपिक अच्छे से मैंने जो बताया उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप निबंध लेखन करते हो तो उसमें आपको 7 में से 6 या 6.5 अंक आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस प्रकार का जो क्राइटेरिया दिया गया है उसी हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से हमारा जो निबंध लेखन है वो हुआ। उसके बाद में आपके लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं कुछ निबंध के प्रकार बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे निबंध तो लिख देते हैं लेकिन उसमें उनका क्राइटेरिया उनको कैसे लिखना है वही समझ में नहीं आता। अगर किसी किसान की आत्मकथा बताया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, किसान के बारे में ही इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। वहां पे अगर आत्मकथा बोला है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो किसान आप खुद है, ये समझकर आपको निबंध लिखना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया, वो कौन से प्रकार में गया है वो समझ में नहीं आया। इसकी वजह से आपके 7 में से 1 या 2 ही मार्क्स, आपने पूरा भी निबंध लिखा है तो भी आपको मिलेंगे। इसलिए आपको निबंध के कौन कौन से प्रकार है और कौन से क्राइटेरिया में निबंध को आपको किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम यहाँ पे निबंध के प्रकार आपको बता रहे हैं। निबंध के कुल यहाँ पे आपको 5 प्रकार दिए गए हैं। उसमें से पहला है वैचारिक निबंध, दूसरा है वर्णनात्मक निबंध, तीसरा है कल्पना प्रधान निबंध, चौथा है आत्मकथात्मक निबंध और 5वां है चरित्रात्मक निबंध। तो इसके ऊपर हम एक एक करके इसका जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा निबंध का प्रकार है वो है वर्णनात्मक निबंध। तो किसे वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है, तो किसी घटना, वस्तु, स्थान का वर्णन, जैसे त्योहार है, मेला है, खेल है आदि का जब हम वर्णन करते हैं तो वो हमारा वर्णनात्मक निबंध के प्रकार में आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए चित्र में अच्छे से देखिए, ये देखिए नदी के किनारे एक शाम। तो जिस प्रकार से मान लीजिए आप नदी के किनारे गए और वहां पे आपने क्या क्या किया उसका वर्णन आपको इस प्रकार के निबंध में करना है। फूलों की प्रदर्शनी में बिताया हुआ 1 घंटा। आप फूलों की प्रदर्शनी में गए और वहां पे जाने के बाद आपने किस प्रकार से 1 घंटा वहां पे व्यतीत किया, वो आपको यहाँ पे इस प्रकार में लिखना है। उसके बाद में देखिए चित्र में मैंने आपको दिखाया है पुस्तक प्रदर्शनी, यानी कि पुस्तक प्रदर्शनी में जाने के बाद वहां पे क्या क्या होता है, आप क्या क्या करते हो वहां पे, वो सब आपको इसमें इस प्रकार में लिखना है। यानी कि वर्णनात्मक किसे कहते हैं, एक प्रकार से डिस्क्राइब करना, यानी कि उसके बारे में, उस घटना के बारे में, उस वस्तु के बारे में या उस स्थान के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसका वर्णन करना है। वो किसमें आता है, वर्णनात्मक निबंध के प्रकार में। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है, देखिए पुस्तकालय के लाभ। अभी इस प्रकार का टॉपिक अगर आपको आता है तो ये कौन सा हमारा प्रकार है, वर्णनात्मक निबंध का प्रकार। तो इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक निबंध दिया है, उसमें उस निबंध में अगर आप अच्छे से देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और अंत में 5, उस प्रकार से 5 पैराग्राफ किए गए हैं। उसके बाद में देखिए विराम चिन्हों का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, कुछ कुछ जगह पर स्लोगन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और हर एक को अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि हर एक पैराग्राफ में उन्होंने किस प्रकार से पुस्तकालय के बारे में हमें वर्णन किया गया है या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह से वर्णनात्मक निबंध, ये जो प्रकार है वो प्रकार हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वर्णनात्मक प्रकार। दूसरा है हमारा निबंध का प्रकार वैचारिक निबंध। तो वैचारिक निबंध किसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत विचारात्मक अर्थात
विचार किए जाने वाले विषय आते हैं, जैसे कि दहेज एक अभिशाप, अकाल एक भीषण समस्या, तीसरा है संगणक एक वरदान और चौथा है भ्रष्टाचार। यानी कि टॉपिक में ही, प्रकार में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। वैचारिक यानी कि उस विषय के ऊपर आपको ज्यादा सोचना पड़ता है और ज्यादा सोचने के बाद ही आप इस टॉपिक को अच्छे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको टॉपिक का अर्थ समझ में आना चाहिए, तो ही आप उस विषय के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि दहेज, आपको दहेज किसे कहते हैं वो ही अगर आपको पता नहीं तो आप निबंध अच्छे से कैसे लिख पाओगे। इसलिए ये जो प्रकार है, इस प्रकार में आपको सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद में अकाल, अगर आपको अकाल किसे कहते हैं वही पता नहीं है तो आप उस टॉपिक को कैसे लिखोगे। तो इसलिए आपको एग्जाम में जो 3 टॉपिक दिए जाते हैं उसमें से एक टॉपिक अच्छा आप इस प्रकार से चूज कीजिए कि उस टॉपिक का अर्थ भी आपको पता है और आप उसके बारे में अच्छे से लिख भी सकते हो। इस प्रकार से ही आपको निबंध लिखना है। उसके बाद संगणक, ये तो आपको अच्छे से पता है, भ्रष्टाचार भी पता है। तो जो जो टॉपिक आपको अच्छे से पता है उसके बारे में ही आपको इस प्रकार के टॉपिक में लिखना होगा। तो इसलिए ये वैचारिक निबंध का जो प्रकार है वो बहुत जरा बच्चों के लिए टफ ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विचार करके लिखना पड़ता है। तो जब हम विचार करके लिखते हैं तो उसमें हमारी जो शब्द मर्यादा है या हमारा जो शब्दों की लिखावट है वो गलत हो सकती है और भाषा भी क्लिष्ट हो सकती है। तो इसलिए इस प्रकार में निबंध लिखते समय आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। जो बच्चे अच्छे से निबंध लिख पाते हैं या हिंदी विषय में जिनको अच्छे से लिखना आता है वही बच्चे इस टॉपिक के मोस्ट ऑफ द मैं रेफर करूंगी कि इस टॉपिक में लिखेंगे। क्योंकि जो बच्चे नॉर्मल है कि जिनको ज्यादा सेंटेंस बनाना नहीं आता, अगर वो बच्चे इस टॉपिक में लिखना स्टार्ट करेंगे तो उनसे बहुत सारे मिस्टेक हो सकती है। इसलिए वैचारिक निबंध का जो प्रकार है इसमें आपको ज्यादा सोच विचार करके लिखना पड़ता है। सो इसलिए ये टॉपिक लिखते समय आपको सावधानता पूर्वक इस टॉपिक को लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है, वैचारिक का मतलब विचारात्मक निबंध ही होता है, उसे ही विचार। उसके बाद देखिए, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें किस प्रकार से जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही किया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो विषय होते हैं, ये जो विषय प्रकार है उसमें ज्यादा सोच विचार करके आपको सब्जेक्ट भी जो है, टॉपिक भी जो है वो आपको बहुत टफ दिए जाते हैं। इसलिए ये निबंध प्रकार लिखते समय आपको बहुत सावधानता पूर्वक लिखना होगा। उसके बाद में है देखिए कल्पना प्रधान निबंध। बहुत बार बच्चों से कल्पना प्रधान निबंध और आत्मकथात्मक निबंध, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दोनों के जो टॉपिक है वो ऐसे सिमिलर लगते हैं। लेकिन आपको कल्पना प्रधान निबंध किसे कहते हैं वो अच्छे से पहले ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत आने वाले विषय हमारी कल्पना से जुड़े होते हैं। इसके विषय हम जो बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं उससे संबंधित होते हैं। जैसे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं एक किसान होता, यदि मैं शिक्षक होता, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको इमेजिनेशन करके लिखना है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं टीचर बनी तो मैं क्या कर सकती हूँ, यदि मैं किसान बना तो मैं किसान क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से इमेजिनेशन करके आपको वो जो टॉपिक है वो टॉपिक लिखना है। जैसे कि यदि संगणक न होता, तो यहाँ पे यदि अगर हमारे जीवन में संगणक ही नहीं होता तो हम क्या करते। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक का प्रकार कैसे है, थोड़ा इजी है बच्चों के लिए, क्योंकि हर एक की जो विचार करने की टेंडेंसी है वो अलग से होती है। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, कुछ बच्चे निगेटिव लिखते हैं। तो कभी कभार बच्चे मुझे इस प्रकार से भी कहते हैं कि टीचर अगर मैंने कुछ निगेटिव लिख दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर परीक्षा न होती
तो यहाँ पे कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं कि अगर परीक्षा न होती तो हमारा बहुत नुकसान होता, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हमने जो पढ़ाई की है उसके मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे तो हमें कैसे अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ बच्चे निगेटिव भी लिखते हैं, अगर परीक्षा न होती तो बहुत अच्छा होता, हम घूमने जाते, फिरने जाते, पढ़ाई की कुछ भी टेंशन नहीं रहती। तो इसमें पॉजिटिव भी वेव्स आती है और नेगेटिव भी वेव्स आती है। तो हर एक का जो तरीका है वो अलग से होता है, वो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए अगर आप उसमें निगेटिव व्यूज लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी विचार करने की एक प्रकार की क्षमता होती है, जिसमें आप पॉजिटिव लिखते हो या निगेटिव लिखते हो। तो वहां पे आपका जो विचार है वो आप उसमें लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे यदि संगणक न होता तो हमारे जीवन में क्या क्या होता, वो आप उसमें अच्छे से लिख सकते हो। और लिखते समय आपको मैंने क्या कहा है कि 4 या 5 परिच्छेद आपके होने ही होने चाहिए। उसी हिसाब से ही आपको निबंध लिखना है। तो कल्पना प्रधान जो निबंध है वो बहुत इजी है और समझने में भी आसान है और इमेजिनेशन करके आपको लिखना है। इसमें भी आप डेली के जो हमारी भाषा है या जो नॉर्मल भाषा है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि समझने के लिए और लिखने के लिए ये जो निबंध का प्रकार है वो बहुत इजी है। इसके बाद में देखिए चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध किसे कहा जाता है? इसके अंतर्गत किसी के व्यक्तित्व के विषय पर अपने विचार लिखने होते हैं। जैसे कि मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, मेरे आदर्श। अभी देखिए किसी के भी बारे में अगर आप निबंध लिखते हो तो इसमें सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जिसके बारे में आप लिखते हो उसके बारे में कम से कम आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आप मेरे आदर्श ये टॉपिक अगर आप लिखते हो तो मेरे आदर्श उसमें आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में तो मोस्ट ऑफ द आपको इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मेरा प्रिय कवि, अगर आपने कवि लिखा तो कौन से भी आपका जो फेवरेट कवि है उसके बारे में आपको कम से कम उसका नाम, उसका जन्म या उसका स्वभाव कुछ ना कुछ तो आपने उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ही आप ये टॉपिक अच्छे से लिख सकते हो। या तो फिर मेरा प्रिय वैज्ञानिक, यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए या उन्होंने कौन सी खोज की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जो निबंध का प्रकार है चरित्रात्मक निबंध, इसमें आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो उनके स्वभाव के बारे में उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन होना आवश्यक है। तो ही आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो और आपका जो टॉपिक है वो अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा चरित्रात्मक निबंध। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए मैं वैज्ञानिक, यानी कि उसमें मैंने जगदीश चंद्र बोस इनके बारे में मैंने लिखा है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से उनके स्वभाव के बारे में लिखा है, उन्होंने कौन कौन सी खोज की है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस तरह से चरित्रात्मक निबंध का जो प्रकार है वो हम उसी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आत्मकथात्मक निबंध। अभी आत्मकथात्मक निबंध किसे कहा जाता है वो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 100% इस प्रकार का जो निबंध है वो आपको 3 टॉपिक में से एक टॉपिक तो आता ही आता है। तो आत्मकथात्मक निबंध किसे कहा जाता है? इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की आत्मकथा पर आधारित विषय दिए जाते हैं। जैसे कि किसान की आत्मकथा है, नारी की आत्मकथा है और पेड़ की आत्मकथा है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि वो चीज आप खुद है यह सोचकर ही आपको निबंध लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए किसान की आत्मकथा, तो उसमें आपको खुद समझना है कि आप किसान हो और ये सोचकर ही आपको पूरा का पूरा निबंध लिखना है। जैसे कि जी हाँ, मैं एक किसान हूँ, मैं खेत में काम करता हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बारिश आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। या फिर मेरा कुछ भी जो भी दुख है वो किसान का दुख आप खुद होकर उस तरह से आपको निबंध लिखना है। उसमें पूरा का पूरा निबंध आपको खुद किसान समझकर ही लिखना है, किसान के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना है। खुद किसान बनकर ही आपको निबंध लिखना है।
जैसे कि नारी की आत्मकथा। तो वो समय आप खुद नारी समझना है आपको थोड़े समय के लिए, और खुद अपने मन का जो है, नारी के मन का जो है वो आपको वहां पे लिखना है। उसके बाद पेड़ की आत्मकथा, उसमें भी आप खुद पेड़ बन जाएंगे वो समय, यानी कि इमेजिनेशन करके आप खुद पेड़ बन जाएंगे, खुद पेड़ होकर ही आपको पूरा का पूरा निबंध लिखना है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन यानी कि कल्पनात्मक निबंध और आत्मकथात्मक निबंध दोनों में ये डिफरेंस है कि इमेजिनेशन में यानी कि कल्पनात्मक निबंध के बारे में यदि आप होते तो क्या करते, वो इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे कि इमेजिनेशन में लिख रहा है, और आत्मकथात्मक निबंध में आपको खुद बनकर वो निबंध लिखना है। यह अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है नदी की आत्मकथा। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा निबंध अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से नदी अपने बारे में आपको इस निबंध के माध्यम से बता रही है कि कैसे मेरा जन्म कहाँ पे हुआ, मैं कहाँ से कहाँ आई, उसके बाद में मैंने लोगों को कितनी मदद की, और अंत में मैं किस दुखी हूँ या जो उसका दुख है वो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप निबंध लिख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे निबंध के उदाहरण भी मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए, मैंने एक बोर्ड का यानी कि 10वीं के बोर्ड का एक बच्चे का निबंध मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है। यहाँ पे देखिए टॉपिक को उसने किस किस प्रकार से अच्छे से ऊपर लिखा है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में इस स्टूडेंट ने निबंध लिखा है। उसमें देखिए उसने स्वच्छ भारत अभियान लिखा है, उसके नीचे शीर्षक, उसे हम शीर्षक कहते हैं, उसके नीचे बराबर उसने अंडरलाइन की है। उसके बाद में थोड़ा सा पैराग्राफ करके उसने अपना निबंध लिखना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे किस प्रकार से उसने विराम चिन्हों का भी अच्छे से इस्तेमाल किया है। उसके बाद में फिर से उसने पैराग्राफ किया है, फिर से निबंध लिखना स्टार्ट किया है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे स्लोगन्स दिए गए हैं या तो फिर कुछ कहावतें या मुहावरे का उसने इस्तेमाल किया है, तो उसमें उसने डबल अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किया है, स्वल्प विराम का भी इस्तेमाल किया है, और जगह जगह पे उसके नीचे अंडरलाइन भी दी गई है, जिसकी वजह से आपका जो निबंध है वो निबंध बहुत अच्छे से दिखे या आकर्षक दिखे। यहाँ पे भी देखिए उसने किस प्रकार से, और अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखेंगे तो उसने कहाँ पे भी मिस्टेक नहीं की है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे भी आपको मिस्टेक नजर नहीं आएगी, और अंत भी देखिए उसने कितने अच्छे से आकर्षक रीत्या स्वच्छ भारत का इरादा, अंत में उसने किस प्रकार से छोटी पोएम की गई है, और अंत में उसने आदि प्रकार की पंक्तियां विज्ञापन के माध्यम से खासी लोकप्रिय हुई है। यानी कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके बारे में उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे ये निबंध जस्ट आपको एग्जाम के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है। देखिए अंत भी यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किया है उसने। अंत में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अपने प्रयासों से देश के सौंदर्य को बढ़ाई है, जीवन की गुणवत्ता तथा देश के विकास की गति में वृद्धि करेंगे। यानी कि अगर इस स्टूडेंट का अगर आप देखोगे तो किस प्रकार से उसने बहुत अच्छे से शुरुआत भी की है। उसने उसके बाद जगह जगह पे पैराग्राफ का भी इस्तेमाल किया है, विराम चिन्हों का भी इस्तेमाल किया है, और अंत में भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लोगन का इस्तेमाल किया है, बीच बीच में कविता का भी इस्तेमाल किया है, कहावतों का स्लोगन का भी इस्तेमाल किया है, और अंत भी कैसे किस प्रकार से बहुत अच्छे से किया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा निबंध लेखन यह टॉपिक है उस तरह से हम हमारे निबंध को लिख के बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। तो आई होप सो सबको निबंध लेखन ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सर।